नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और चैप्टर नंबर 69 लक्ष्मीकांत की किताब का। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो भाई क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पॉलिटिकल पार्टीज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, पार्टी सिस्टम इंडिया में किस प्रकार से काम करता है। जैसे कि इंडिया का एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम क्या होता है, पर्सनालिटी कल्ट, ट्रेडिशनल फैक्टर्स, जितने भी प्रकार की बेसिक चीजें आती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऑपरेशन में, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर फाइनली देखेंगे कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन कैसे दिया जाता है, नेशनल पार्टीज को रिकॉग्निशन कैसे दिया जाता है, स्टेट्स को रिकॉग्निशन कैसे दिया जाता है। अगर एक नेशनल पार्टी को रिकॉग्निशन देनी तो वो कैसे दी जाएगी, स्टेट पार्टी को रिकॉग्निशन देनी तो वो कैसे दी जाएगी, और स्पेशल प्रिविलेजेस क्या होते हैं एक पर्टिकुलर नेशनल पार्टी के। इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं। क्या होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। दे आर वॉलंटरी एसोसिएशन। कुछ लोग मिले वॉलंटरी बेसिस पे और उन्होंने एक पार्टी बना ली। आप इनको कह सकते हो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये जो वॉलंटरी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ ओपी ये लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं सेम पॉलिटिकल व्यू रखते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर उन्होंने मिल के एक ग्रुप बनाया है तो कहीं ना कहीं उस ग्रुप में वो लोग होंगे जो आपस में एक दूसरे की तरह ही सोचते होंगे, तभी तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी है, तो अगर कोई उस पर्टिकुलर ग्रुप की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ मेल नहीं खाता तो किसी और पार्टी में जा सकता है। ठीक है भाई। इन पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के सेम पॉलिटिकल व्यूज होते हैं। एटलीस्ट शुरुआती दौर में जब पॉलिटिकल पार्टी बनती तब तो होते ही हैं। और ये पार्टीज करती क्या है, दे ट्राई टू गेन पॉलिटिकल पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ये पॉलिटिकल पावर को गेन करने की कोशिश करती हैं थ्रू पॉलिटिकल मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स क्या है, तो भाई इलेक्शन जीतो सरकार बनाओ। ये है इन पॉलिटिकल पार्टीज का एम। ठीक है भाई। और कहीं ना कहीं इन पॉलिटिकल पार्टी में एक डिजायर होना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने का। ये एक बड़ी चीज है। एक पॉलिटिकल पार्टी की एक बेसिक प्रेमाइस है हमारे देश में कि इट शुड हैव द डिजायर टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट। देखा जाए तो इंडिया में चार प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इंडिया में क्यों, सारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स में चार प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं। रिएक्शनरी पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, रेडिकल पार्टी। रिएक्शनरी पार्टी क्या होती है, रिएक्शनरी पार्टीज वो होती हैं जो कि ओल्ड सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से चलना चाहती हैं। कंजर्वेटिव पार्टीज वो होती हैं जो स्टेटस क्यू में भरोसा रखती हैं। लिबरल पार्टीज वो होती हैं जो बहुत ज्यादा रिफॉर्म करना चाहती हैं एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को। और रेडिकल पार्टीज अलग। चारों समझाता हूं। कंजर्वेटिव पार्टीज हु बिलीव इन स्टेटस क्यू। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया की पॉलिटी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहे अभी के लिए। जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन से अभी के लिए धर्म की फील्ड में हम जो भी चीजें करते हैं सब कुछ वैसा ही चलता रहे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लीजिए या फिर धर्म में पर्सनल लॉस की बात कर लीजिए। तो अभी के लिए धर्मों में पर्सनल लॉस एग्जिस्ट करते हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी बोलेगी कि स्टेटस क्यू को मेंटेन रखो, पर्सनल लॉ है तो भाई पर्सनल लॉ को रहने तो क्या प्रॉब्लम है पर्सनल लॉ को हटा के। ठीक है ना भाई। हर धर्म का इंसान अपने धर्म के लॉस के हिसाब से अपनी सिविल जिंदगी चला रहा है, क्या प्रॉब्लम है, शादियां कर रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं, जो भी हो रहा है उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से हो रहा है। हो गया कंजर्वेटिव अप्रोच। लिबरल पार्टी बोलेगी कि नहीं भाई, ऐसे कैसे पर्सनल लॉ, अरे हमारा देश तो एक मॉडर्न देश है, इस मॉडर्न देश में सबके लिए एक सेट ऑफ लॉज होने चाहिए। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक सेट ऑफ लॉज अप्लाई होंगे। तो ये सोच किसकी हो जाएगी, ये सोच जाएगी लिबरल पार्टीज की। यानी अभी जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है, अभी जो एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्की है, इसको रिफॉर्म करिए, इसको और अच्छा करिए, मॉडर्निटी की तरफ लेके जाइए, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ लेके जाइए। ये कौन बोलेगा, ये लिबरल पार्टी बोलेगी। कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी का मतलब समझ में आ गया होगा। रिएक्शनरी पार्टी क्या बोलेगी, रिएक्शनरी पार्टी बोलेगी कि आज हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी लीनियज खराब हो रही है, ये बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है, सोशल ऑर्डर बिगड़ रहा है। ठीक है। बच्चे माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, लड़कियां ज्यादा ही बोलने लगी, होता ही नहीं कि बाप दादा बैठ के बोलते हैं। तो ये क्या है, दकियानूसी ख्यालात है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो पुराने दकियानूसी ख्यालात को फिर से वापस लाना चाहते हैं, तो ओल्ड सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को वापस लाना चाहते हैं, वो क्या हो गई, वो रिएक्शनरी पार्टी हो गई। तो कंजर्वेटिव पार्टी तो जो अभी चल रहा था उसी को चलाने के मूड में है, रिएक्शनरी पार्टी उसको भी एक स्टेप पीछे ले जाने के मूड में, और लिबरल पार्टी उसको थोड़ा वेस्टर्नाइज करने के मूड में। और एक होती है रेडिकल पार्टी। रेडिकल पार्टी ने बोला तुम सब बेवकूफ हो, ठीक है ना, हम हैं दिमाग वाले। तो रेडिकल पार्टी क्या बोलेंगे, तुम्हारा ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर है बकवास है, इसको उखाड़ फेंको, नया सोसाइटी बनाएंगे, नए इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, नए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। ये होती है रेडिकल पार्टी, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। सारे बवाल जो पैदा करती है ना, वो यही रेडिकल पार्टीज पैदा करती है। वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू किया ना हिटलर ने, कुछ ऐसी ही आइडियोलॉजी पे शुरू किया था।
अब देखते हैं कि भाई आइडियोलॉजी के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे डिवाइड किया गया है इंडिया में। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रेडिकल पार्टीज हैं इंडिया में उनको रखा गया है लेफ्ट में, जो लिबरल पार्टीज हैं उनको रखा गया है सेंटर में, और जो रिएक्शनरी और कंजर्वेटिव पार्टीज हैं उनको रखा गया है राइट में। ठीक है भाई, तो बेसिकली सेंटर में है आपकी लिबरल पार्टीज, तो इनको आप बोलोगे सेंट्रिस्ट पार्टी। रिएक्शनरी और कंजर्वेटिव पार्टी है राइट में, तो इनको आप बोलोगे राइटिस्ट पार्टी। और लेफ्टिस्ट पार्टी कौन सी हो जाएंगी? जिनकी लेफ्ट वाली विचारधारा है। ओके, तो रेडिकल पार्टीज लेफ्टिस्ट पार्टी हो गई। मैंने आपको कुछ हल्का फुल्का रेडिकल पार्टीज क्या होती हैं बताया। ठीक है, सेंट्रिस्ट पार्टी जिनके आइडियाज हैं आपके कैसे लिबरल आइडियाज हैं, और रिएक्शनरी और कंजर्वेटिव पार्टीज फार राइट। हमारे देश में वैसे देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और सीपीएम को लेफ्टिस्ट पार्टी माना गया है, कांग्रेस को एक सेंट्रिस्ट पार्टी माना गया है, बीजेपी को राइटिस्ट पार्टी माना गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पार्टीज का क्लासिफिकेशन है ये सही नहीं है। आज की डेट में पार्टीज बहुत अलग प्रकार से काम करती हैं। और एक सिंपल अप्रोच समझिए, आज की डेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसकी हिस्ट्री में कोई भी पॉलिटिकल फिलॉसफी मानी गई हो। जब ये पार्टी बनी थी, बीजेपी जब बनी थी, कांग्रेस जब बनी थी, सीपीआई सीपीएम जब बनी थी, तब बात अलग थी। अब बात बहुत बदल चुकी है। शुरुआत में जब पॉलिटिकल पार्टी बनती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनती है, जो उसको बनाता है वो हमेशा नहीं रहता है। पार्टी समय के साथ बदलती जाती है और समय के साथ उसके पार्टी का काम करने का तरीका बदल जाता है। और आज की डेट में पार्टियों का काम करने का एक ही तरीका है, वो ऐसे काम करती हैं जिससे वो जीत सकें। एज सिंपल एज दैट। दुनिया भर में 3 प्रकार के पार्टी सिस्टम्स पाए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में। एक है वन पार्टी सिस्टम, जहां पे केवल एक रूलिंग पार्टी एग्जिस्ट करती है और उसके खिलाफ कोई भी अपोजिशन अलाइड नहीं होता है। जैसे कि यूएसएसआर, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, आज की डेट में आप चाइना को भी बोल सकते हो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अलावा कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अलाउड नहीं है। इनफैक्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो लीडर अभी चल रहे हैं जी जिनपिंग, उनके खिलाफ तो कुछ बोल दोगे तो गायब हो जाओगे। अरे जैक मा को नहीं छोड़ा तो वहां पे नॉर्मल लोगों की क्या ही औकात होगी। फिर उसके बाद बात किया जाए तो एक पार्टी सिस्टम हो गया टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम जहां पे एक कंट्री में 2 पार्टीज नॉर्मली एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि एक हो गई यूएसए वाला सिस्टम, एक हो गया ब्रिटेन वाला सिस्टम। तो यूएसए में 2 प्रकार की पार्टीज हैं, मतलब 2 पार्टीज हैं मेन। एक है रिपब्लिकन, एक है डेमोक्रेट। रिपब्लिकन के थे डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी इलेक्शन हार चुके हैं और प्रेसिडेंट की गद्दी छोड़ चुके हैं। और डेमोक्रेट हैं जो बाइडेन, जो अभी प्रेसिडेंट बने। उसी तरीके से ब्रिटेन में है कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बोरिस जॉनसन, जो कि भाई आपके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं? कंजर्वेटिव पार्टी के हैं या लेबर पार्टी के? ये दोनों चीजें मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तीसरे तरीके की पार्टी सिस्टम, हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जहां पे बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और जब बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कभी कभी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस तरीके की कंट्रीज में कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है। कॉलिशन गवर्नमेंट मतलब कि भाई जोड़ तोड़ के आपने मेजॉरिटी बना ली। इंडिया में तो कॉलिशन गवर्नमेंट बहुत लंबे समय से बनती रही है और कहीं ना कहीं इंडिया की जो ग्रोथ है वो इस कॉलिशन सिस्टम के चलते इफेक्ट भी हुई है। और सिर्फ ये कॉलिशन गवर्नमेंट और मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में ही नहीं है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली जैसे कंट्रीज में भी ये एग्जिस्ट करता है। अब हम समझेंगे पार्टी सिस्टम इन इंडिया के बारे में कुछ बातें। इंडिया के पार्टी सिस्टम में क्या क्या इसकी खासियत है। तो एक तो हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम। भैया हमारे देश का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। भैया छोटा मोटा तो हमारा देश है नहीं, बहुत बड़ा देश है। हमारी इंडियन सोसाइटी में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया है। ठीक है ना, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही यूनिक है। तो भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस, राज्यसभा के इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शंस, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट, तो भाई इन सब पॉलिटिकल फंक्शनरीज और जो भी सरकारें को चुनने का तरीका भी हमारे यहाँ पे बहुत अलग है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टीज ना केवल केंद्र में, राज्यों में और लोकल लेवल पे भी compete करती हैं इलेक्शंस में। तो आप समझ सकते हो कि चूंकि इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तब भाई 2019 वाले, उसमें 7 नेशनल पार्टीज थी, 52 स्टेट पार्टीज थी और लगभग 2354 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी थी कंट्री में। अब आप बोलोगे अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी क्या होती है? ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि एक पार्टी को नेशनल पार्टी कब कहा जाता है, स्टेट पार्टी कब जाता है। जब उस पर पहुंचेंगे
तब इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। इंडिया में लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट, राइटिस्ट, कम्युनल, नॉन कम्युनल हर प्रकार की प्रॉपर्टी मिलती है, इसलिए कोalition की सरकार बनना, एक ऐसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या एक ऐसी लोकसभा बन जाना जहां पे किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, ये सब बहुत कॉमन है इंडिया में। इनफैक्ट इंडिया एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। बहुत लंबे समय के लिए जो इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप है ना, वो वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम रहा है। भले ही हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन बहुत लंबे समय तक आप कह सकते हो कि 1947 से लेके 1967 तक जो इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप था, उसको एक ही पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट करती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और वो बहुत कॉमन बात भी थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस आप कह सकते हो कि एक ऐसी पार्टी थी जिसने देश को आजादी दिलाई थी, और देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी का ऑब्वियस ही बात है उसके पास पॉलिटिकल गेन्स तो रहेंगे। तो रजनी कोठारी जी, जो कि एक एमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनका क्या कहना है? prefer to call the Indian party system as one party dominance system of the Congress system। तो बहुत लंबे समय तक 20-25 सालों तक आप कह सकते हो कि भाई वन पार्टी सिस्टम रहा है, कांग्रेस ने डोमिनेट किया। और कहीं ना कहीं अगर अभी का आप सिचुएशन देखो 2014 फॉरवर्ड, मान लीजिए 2024 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी फिर से जीत जाती है एक बहुत तगड़ी मेजॉरिटी के साथ, तो आप कह सकते हो कि ये 15 साल भी वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम हो जाएंगे। क्योंकि अपोजिशन जब कमजोर होता है ना, तो भाई एक पार्टी यहां पे रूल करने लगती है। लेकिन कांग्रेस के समय की बात ही अलग थी। कांग्रेस की तो जबरदस्त मेजॉरिटी थी जब कांग्रेस पावर में थी। उस समय पे लोग उतने ज्यादा उजागर नहीं थे, एनजीओ इतने ज्यादा उठे नहीं थे, प्रेशर ग्रुप्स इतने ज्यादा उठे नहीं थे। आज की डेट में वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि अपोजिशन कहीं ना कहीं मिलकर यूनाइट हो जाता है, मीडिया है, ओके, बहुत सारी वॉइसेस हैं, लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो उस लेवल का वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम आज की डेट में नहीं बन सकता, भले ही बीजेपी कितनी मेजॉरिटी ले जाए, क्योंकि लोग बहुत उजागर हो चुके हैं। क्योंकि वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम एक प्रॉब्लम है, जब एक पार्टी डोमिनेट करने लगती है ना, तो कहीं ना कहीं वो डिक्टेटोरियल होने लगती है, और वो पाना आज की डेट में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अपोजिशन बहुत तगड़ा है। ओके, तो कांग्रेस के पास डोमिनेंट पोजीशन रही थी 1967 तक। उसके बाद 1977 में जनता पार्टी आई, 1989 में जनता दल आया, बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ 1991 में, और कहीं ना कहीं फिर ये पार्टियां अपने अपने इलाके में स्ट्रांग होती चली गई। और जब अपने अपने इलाके में ये पार्टियां स्ट्रांग होती चली गई, तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस की जो पहले बादशाहत रहा करती थी वो नहीं रही। फिर बात करते हैं लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी की। भाई अगर आप बात करो तो बीजेपी पार्टी हो गई, सीपीआई सीपीएम पार्टी हो गई, इनकी बोला गया है कि भाई क्लियर कट आइडियोलॉजी है। लेकिन इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी क्लियर कट आइडियोलॉजी नहीं है। अब ये इसमें लिखा हुआ लक्ष्मीकांत में, हो सकता है ये लक्ष्मीकांत जी के व्यूज है, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी क्या है और किस हद तक वो अपनी आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। अब जैसे बीजेपी के लिए कहा जाता है कि ये संघ परिवार की आइडियोलॉजी है, लेकिन क्या हर जगह बीजेपी संघ परिवार की बात मान रहा है? नहीं मान रहा है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं मान रहा है। उसी प्रकार से क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हर जगह सोशलिज्म के सिद्धांत पे काम करता है? नहीं करता है, वहां पे भी इंडस्ट्रीज वगैरह ग्रो करती हैं। तो आइडियोलॉजिकली वो पार्टी किस लिए बनी, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है एक समय तक, लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है पावर कैप्चर। हर पॉलिटिकल पार्टी केवल एक सिद्धांत पे काम करती है कि भैया पावर कैप्चर करना है। उसकी पॉलिटिक्स केवल एक बात पे घूमती है कि अगले इलेक्शन में हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम्स, वो सब इस बात पे डिपेंड करेंगे कि भाई अगला इलेक्शन किस प्रकार से जीतना है, ठीक है ना भाई। और आज की डेट में हर पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और गांधीज्म को मानते हैं। रीजन बीइंग कि ये ऐसे फिनोमिना है जिसको देश के लोग चाहते हैं, और देश के लोग के अगेंस्ट तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वैसे ही नहीं बोलेगी। वोट चाहिए कि नहीं चाहिए, समझ गए बात को। फिर कहीं ना कहीं इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पर्सनालिटी कल्ट देखा गया है। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी अगर बनती है तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टी एक पर्सन के साथ जुड़ी नजर आती है। उसमें कोई एक ऐसा एमिनेंट लीडर निकलता है जिसके बेसिस पे वो पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई होती है, ठीक है ना भाई। तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज कभी कभी अपने लीडर्स के लिए जानी जाती है रेदर देन कि वो क्या काम करने वाली है चुनने के बाद। तो इनिशियली जब कांग्रेस पार्टी बनी थी तो हमारे लीडर चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू साहब बहुत ज्यादा फेमस थे। उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एसोसिएट हुई इंदिरा गांधी जी के साथ और फिर राजीव गांधी जी के साथ। तो भाई कांग्रेस पार्टी का क्या मैनिफेस्टो था, उनका क्या प्लान था, उनका ये क्या प्लानिंग थी, आगे क्या भी प्रोग्राम एक्ट वगैरह बनाने वाले थे, इससे कोई मतलब नहीं था। हाँ भाई ये लीडर है और ये हमारे लीडर हैं, हम इनको वोट देंगे।
सिमिलर लाइंस पे बनी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम इन तमिलनाडु, जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है एमजी रामचंद्रन जी के साथ। एमजी रामचंद्रन जी की मैंने ऑटोग्राफी भी बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। एमजी रामचंद्रन मेरे नाम से यूट्यूब सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने काफी कुछ बताया है इस कल्ट लीडर के बारे में। और फिर तेलुगु देशम पार्टी बनी आंध्र प्रदेश में, जिसको एसोसिएट किया गया एनटी रामाराव जी के साथ। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, बहुत सारी पार्टीज दे आर एसोसिएटेड विद द लीडर्स। आज की डेट में भी बीजेपी से ज्यादा मोदी जी का नाम लिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, मोदी जी की लहर है, ठीक है ना, समझ गया बात को। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को पर्सनालिटी कल्ट की तरह देखा जाता है, एक लीडर के बेसिस पे इलेक्शन जीते जाते हैं, सीधी बात है। तो बीजेपी जो लोकसभा में इलेक्शन जीत रही है, कभी सोचा है आप में से बहुत सारे लोग होंगे इंडिया में जिन्होंने जाके वोट दिया और वोटिंग में उन्होंने सिर्फ बीजेपी का कमल का चिन्ह देखा, उस कमल के चिन्ह के सामने क्या नाम लिखा है, कौन सा एमपी बीजेपी के लिए लड़ रहा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। बस क्यों वोट दे दिया? क्योंकि कमल का चिन्ह है और बीजेपी पार्टी है और लीडर कौन है? मोदी साहब है। इस बात को नहीं देखा कि पर्टिकुलरली वो एमपी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना काम किया और क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी और पॉलिटिकल पार्टी का एमपी था जो कि उससे ज्यादा काम कर सकता था। इस पे लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रीजन बीइंग कि लोग इंडिया में इतने इन्फॉर्म्ड अभी है नहीं। अभी चीजें धीरे धीरे सुधर रही हैं, बट देखते हैं आगे क्या होता है। फिर भैया हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम तो उनके लीडर के नाम पे पड़े, जैसे बीजू जनता दल, ओके, कांग्रेस आई, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज। बेसिकली पॉलिटिकल पर्सनालिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कभी कभी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं ट्रेडिशनल फैक्टर्स की। वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टी बनती है अपने सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम की वजह से, यानी वो सोशल फील्ड में क्या करेंगी, इकोनॉमी को सुधारने के लिए क्या करेंगी, उनका पॉलिटिकल प्रोग्राम क्या होगा। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी बनती है धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, कल्चर के नाम पे, रेस के नाम पे। तो शिवसेना, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल, मुस्लिम मजलिस, बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, गोरखा लीग, इन पार्टियों के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली वो कास्ट, कम्युनल, भाषा के एजेंडा को उठा रहे हैं। ओवरऑल जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, देश के तरक्की को नहीं उठा रहे हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की तरक्की को उठा रहे हैं। और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज कभी देश के लिए काम नहीं करती, वो केवल एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम करती। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे वो बनी इस बेसिस पे थी कि कास्ट आइडेंटिटी को पकड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब हर पॉलिटिकल पार्टी ये जानती है कि भाई अगर उसको आगे बढ़ना है तो लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल शिवसेना पार्टी। अब शिवसेना पार्टी केवल मराठी मानुस का मुद्दा उठा के पावर में नहीं रह सकती, तो कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी भी जानती है कि ओवरऑल अगर वोट चाहिए तो हमें लोगों के एक्चुअल बेनिफिट पे काम करना पड़ेगा, हम केवल एक रीजन का मुद्दा उठा के नहीं जीत सकते। और कहीं ना कहीं ये पार्टी अब ये बात हर कोई जानता है, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो। तो बीएसपी पार्टी की जो कास्ट पॉलिटिक्स थी उसकी लिमिटेशंस है, ये बात सामने आ चुकी है। और अगर अब किसी भी पार्टी को कम बैक करनी हो, जीतना है, तो उसको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा कि कास्ट का, रीजन का, धर्म का एजेंडा उठा के आप वोट नहीं जीत पाओगे अब, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं। फिर बात करते हैं एमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। पहले क्या था कि इंडिया में एक ही पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंट थी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाद में बहुत सारी रीजनल पार्टीज उठ के आ रही हैं। तो बीजू जनता दल उड़ीसा में, द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम तमिलनाडु में, अकाली दल पंजाब में, असम गण परिषद आसाम में, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर में, जनता दल यूनाइटेड बिहार में। ये रीजनल पार्टीज, और कहीं ना कहीं इन रीजनल पार्टीज ने अपने अपने इलाके में बहुत तगड़ा फैन बेस भी इकट्ठा किया है। पहले तो ये केवल रीजनल पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन अब ये नेशनल पॉलिटिक्स में भी डोमिनेट होने लगे हैं। रीजन भी चूंकि सेंटर में मेजॉरिटी बनाने के लिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत लंबे समय तक कंप्लीट मेजॉरिटी पा पाना बहुत मुश्किल रहा था। जैसे कि 2004 में और 2009 में जब कांग्रेस जीती, तो वहां पे कॉलिशन सरकार बनाई कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी लोकसभा में मेजॉरिटी की। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कॉलिशन में सरकार बनाई। अभी कॉलिशन में जब सरकार बनाएंगे तो रीजनल पार्टीज के एमपीज का जब सपोर्ट होगा तभी सरकार बनाएंगे, और जब रीजनल पार्टीज के एमपी का सपोर्ट आएगा तो कहीं ना कहीं वो रीजनल पार्टीज नेशनल पॉलिटिक्स में भी डोमिनेट करने लगेगी। कभी कभी ये नेशन के फेवर में जाता है, कभी कभी ये नेशन के अगेंस्ट में जाता है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु ने जब कॉलिशन सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया, तो तमिल के इशू को लेके इंडिया श्रीलंका के साथ इंडिपेंडेंट तरीके से फॉरेन रिलेशंस एस्टैब्लिश करना मुश्किल हो गया। सेम गोज फॉर वेस्ट बंगाल। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस में कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में जो सरकारें चुन के आती हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पे अड़ंगा डालती हैं। रीजन बीइंग
कि अगर इंडिया को बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे करने हैं तो बहुत से कंसेशंस देने पड़ेंगे, और कंसेशंस देने पड़ेंगे तो वो वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए थोड़े घाटे बंद होंगे। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स चलती रहती है। आगे बात करते हैं फैक्शंस और डिफेक्शंस की। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे फैक्शनलिज्म, डिफेक्शन, स्प्लिट, मर्जर, फ्रैगमेंटेशन, पोलराइजेशन बहुत है। तो पॉलिटिकल पार्टी बनी, लेकिन भाई कुछ एमपीस पैसों के लालच में एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट हुए, उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, क्योंकि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ने उनको 2 करोड़ रुपए दे दिए हैं, या फिर उनसे बोला है कि तुमको कैबिनेट में ये मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मिल जाएगा। और ये जो डिफेक्शन की प्रैक्टिस थी कि भाई पैसा के लिए, पावर के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी जिससे चुने गए उसको छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, सरकारें बदलने लगी। 1967 के बाद ये टेंडेंसी बहुत देखने को मिल गई, जिसके चलते पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई केंद्र में भी और राज्यों में भी, पॉलिटिकल पार्टीज टूटने लगी, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया गया। आज में आपको देखने को देखेगा कि 2 जनता दल हैं, 2 द्रविड़ मुनेत्र कज़गम है, 2 तेलुगु देशम पार्टीज हैं, 2 कम्युनिस्ट पार्टी हैं, 3 अकाली दल हैं। ये क्यों है? वो इसीलिए हैं क्योंकि डिफेक्शन के चलते लीडर्स के बीच मनमुटाव हो गया और पार्टी 2 भागों में टूट गई। फिर बात करते हैं लैक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन। हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की एक बहुत लंबे समय से एक प्रॉब्लमेटिक चीज रही है कि इफेक्टिव अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन इफेक्टिव कब होगा दोस्तों? देखिए, अपोजिशन ना जरूरत से ज्यादा कमजोर होना चाहिए और ना जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कांग्रेस जब नई नई चुन के आई थी उस समय अपोजिशन जरूरत से ज्यादा कमजोर था, रीजन बीइंग कि अपोजिशन में कोई था ही नहीं कांग्रेस के अगेंस्ट। ओके, और एक कॉलिशन एरा जब आया, कॉलिशन एरा के दौरान अपोजिशन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि उसने सरकार को कुछ करने ही नहीं दिया। इफेक्टिव अपोजिशन क्या होता है? जो कि सरकार को डेवलपमेंटल एजेंडा में मदद करे, एट द सेम टाइम सरकार अगर डिक्टेटोरियल टेंडेंसी दिखाती है तो उसको रोके भी। अपोजिशन का काम है कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना और देश के फेवर में काम करना। जब अपोजिशन स्ट्रांग होता है तो वो रूलिंग पार्टी का काम करना ही ना के बराबर मुश्किल कर देता है, और जब अपोजिशन कमजोर होता है तो रूलिंग पार्टी उसको खड़े ही नहीं होने देती है। ये अनफॉर्चुनेटली इंडिया की डेमोक्रेसी में देखने को मिला है। यहाँ पे मैं चैप्टर खत्म कर रहा हूँ। अगली वीडियो में हम लोग नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने की क्या कंडीशंस है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, लाइक करने से वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।